नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। न्यूज दैट यू कैन यूज, जो आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। खबरें वो जिनका आपसे सरोकार है और आपको समझनी चाहिए। सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, जिसका मैं हिस्सा हूं, ये खबरें हेडलाइंस नहीं बनती हैं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर सीधे आम आदमी से जुड़ी है और इसके कई पहलू हैं और हर पहलू पर हम गौर करने वाले हैं। खबर क्या? बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन है फ्रंट पेज की, बैंक एनपीएस में सर्ज टू 14.7% इन वर्स्ट केस। आरबीआई कह रहा है ये। मैं समझाता हूं क्या बात है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन को कैसे कहा है? बैड लोन्स में राइज टू 20-year हाई ड्यू टू पैंडेमिक। आरबीआई could hit 14.7% by March from 8.5% at end of FY20। यानी कि पिछले साल के आखिर से अब ये बढ़कर 1.25 गुना हो सकता है। अब एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड लोन्स क्या होते हैं कि बैंक कर्ज देता है उद्योगपतियों को, एमएसएमई सेक्टर को, लोगों को अपना कारोबार, अपना धंधा चलाने के लिए। लेकिन ये संकट काल, संक्रमण काल ऐसा है कि पैसा दिया गया, अब वो वापस नहीं आ पा रहा है क्योंकि इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का पहिया जाम है। तो ये एक बड़ी समस्या अब मुंह बाए खड़ी है। एनपीएस का बहुत राग अलापा गया, राजनीतिक मुद्दा बनाया गया यूपीए पर कि भाई फोन बैंकिंग हो रही थी, किसी को भी लोन मिल रहे थे, इसलिए अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। ये प्रधानमंत्री मोदी कहते थे। लेकिन अब ये संकट काल एक और संकट खड़ा कर रहा है एनपीएस का। सिद्धार्थ, देखिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने ये जो बातें, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है उसमें इनका जिक्र किया है आरबीआई ने कि जो हमारा इस साल के अंत तक, अगर जो कोविड से अर्थव्यवस्था पे जो इम्पैक्ट है वो जो अभी तक जो कि बहुत सीवियर दिख रहा है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जो लॉकडाउन खुलने के बाद जो इनिशियल इकोनॉमी में जो मूवमेंट हुआ है वो ज़रूर है, लेकिन जो पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लौटना था वैसे संकेत मिल नहीं रहे हैं। तो इसलिए उनका ये मानना है रिजर्व बैंक का कि इस साल के अंत तक 2021 मार्च तक जो हमारा एनपीए लेवल है या कि जो लोग बैंकों से कर्ज लेते हैं उससे जो ना लौटा पाने वालों की जो संख्या है या अनुपात है, उसमें जो है बहुत बड़ी संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है और ये तकरीबन 14.5% तक भी जा सकता है अगर बहुत सीवियर हुआ। तो इसीलिए वो बैंकों को उन्होंने सचेत किया है कि आपको जो पूंजी जुटानी है बाजार से, मतलब कि कैपिटल रेज कर लें। साथ ही सरकार को भी ये उन्होंने हिदायत दी है कि वो भी अपने जो सरकारी बैंक हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ कर दें, ताकि ऐसी कोई स्थिति जब उत्पन्न होती है तो बैंक्स इससे निपटने की स्थिति में तैयार रहें। क्योंकि एक और बात, जो इस समय बैंक्स की जो भूमिका है वो बहुत अहम इसलिए भी है कि इकोनॉमी में जो को अगर दोबारा पटरी पे लाना है तो कर्ज को जो है, कर्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो लोन है उसको वापस अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोन उनको जो है सैंक्शंस करने हैं, डिसबर्स करने हैं, ताकि इकोनॉमी पटरी पे लौट सके। और इसी की वजह से यही कारण है कि सरकार ने भी अब तो सरकार ने गारंटी करना शुरू कर दिया है। जो एमएसएमई को जो लोन्स हैं उनका एक बड़ा पार्ट जो है सरकार ने गारंटी तक किया है कि आप लोन्स दें बैंक्स को। ये बोला है कि आप लोन दें और हम गारंटी रहेंगे अगर वो लोन्स जो है अगर नहीं लौटते हैं। 3 लाख करोड़ के एमएसएमई को राहत पैकेज का ऐलान किया था मध्य मई में। जी, और एक और बात जो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि पिछले 3-4 साल से जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो ये बैड लोन्स की थी। और पिछले, मतलब मुझे लगता है मार्च 2020 तक आते आते किसी तरह से
बैंक इनसे निकल रहे थे, उबर रहे थे इस समस्या से, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कवायद भी की गई, बहुत नए-नए कानून लाए गए इससे सख्ती से निपटने के लिए। लेकिन अब जो कोविड का प्रकोप है, उससे एक बार फिर ये समस्या जो है बड़े रूप पैमाने पे मुझे लगता है यानी इस कि साल के आपने अंत कर्ज तक लिया, फिर से आ कर्ज जाएगी। वापस नहीं दिया जा रहा है, तो बैंकों के लिए बहुत बड़ी ये दिक्कत है। और ऊपर से ये मॉरेटोरियम कि भाई ईएमआई अभी मत दीजिए, उस पर ब्याज लगेगा या नहीं, उस पर भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है एमएसएमई टॉप मॉरेटोरियम सीकर्स, एमएसएमई सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि भैया अभी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। और आज की तारीख में जो लोन्स चल रहे हैं, जो कर्ज चल रहे हैं, 50% उनमें से आधे मॉरेटोरियम के अंदर आ गए हैं कि भैया अभी पैसे हम दे नहीं सकते। तो ये विकराल होती जा रही है समस्या। दरअसल ये अप्रैल 30 तक का ही आंकड़ा बताया गया है, ये और बढ़ गया होगा। निश्चित तौर पे एमएसएमई उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिर मुझे लगता है कुछ बड़े कॉरपोरेट्स भी होंगे, इंडिविजुअल्स भी होंगे। ये सब डेटा अभी जब मॉरेटोरियम की ये जो डेडलाइन है, जैसे ही ये ख़त्म होगी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्पर्ट है, और इसी के तरफ शायद रिजर्व बैंक का इशारा कर रहा है, या हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार भी कर रहा है, बैंकों को भी इस बात की हिदायत दे रहा है। और मुझे क्या लगता है, इस समस्या से निपटने के लिए एक तो अभी मॉरेटोरियम दिया था जो कि एक इमीडिएट रिलीफ थी बोरोवर्स के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब रीस्ट्रक्चरिंग की भी एक स्कीम आने वाले समय में आएगी। तो वो जो है आपके जो लोन्स हैं, जो एनपीएस हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, अगर आप लोन का जो कर्जदार है उसको अदा नहीं करता है बैंक को अपने लोन की जो किस्त है या उसकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है, तो उसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस, एक पूरी स्कीम आएगी, रीस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। तो वो जो टाइमलाइंस हैं उनको और रिलैक्स किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ और मुझे लगता है रिलीफ देनी पड़ेगी रिजर्व बैंक को। और इस खबर का एक और दिलचस्प पहलू ये है, देखिए बैंक लोन दे रहे हैं, कर्जदार वापस नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंकिंग व्यवस्था पर एक बड़ा खतरा, एक तलवार लटकने लगी है। भाई देश की बैंकिंग व्यवस्था ठप हो सकती है। अगर 15.25% लोन्स वापस ही नहीं आएंगे, तो बैंक भी तो लोन देता है तो वहाँ से कमाई करता है, और हमें तभी ब्याज देता है अगर हम अपने बचत खातों में पैसा जमा करते हैं। लेकिन इसका दिलचस्प पहलू क्या है, बोरोइंग कॉस्ट हिट 10 ईयर लो। एनपीएस 20 साल के ऊंचाई पर है, मिंट बता रहा है बोरोइंग कॉस्ट हिट 10 ईयर लो। यानी कि आप या मैं या हमारे दर्शक सिद्धार्थ बैंक में जाते हैं कर्ज लेने के लिए, तो सबसे कम ब्याज दर पर हमें कर्ज मिल सकता है। और सकता मैं क्यों कह रहा हूं, बात यह है कि बैंक कर्ज देंगे क्या। अब इस स्थिति में आ गए, कर्ज तो सस्ता मिल जाएगा पर वो कर्ज मिलेगा क्या। ये आपने बहुत अहम सवाल उठाया। मुझे याद आता है तकरीबन 13-14 साल पहले जो आज की जो ब्याज दरें हैं वो जो है 5 या 6% पे लोन कर्ज मिल रहा था आज से 13-14 साल पहले। तकरीबन हम उसके आसपास अब पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए विडंबना क्या है कि पिछले 4-5-6 सालों में ऐसी इस देश में एक ऐसी हम लोगों ने ऐसी ताना बाना बुना कि बैंक्स जो है ना, एकदम उनके मन में अब भय बैठ गया है, डर बैठ गया है। क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था चली पिछले 5-6 साल में कि 2009-10 के बाद बैंकों ने जो है रेकलेस लेंडिंग की, कि मतलब उन्होंने बिना सोचे समझे लोगों को पैसा दिया या बांट दिया। हाँ, फोन बैंकिंग कहते थे, बीजेपी ने बहुत निशाना साधा यूपीए सरकार पर। लेकिन मुझे इस बात से बहुत दुख होता है, क्योंकि ये फोन बैंकिंग की बात तो की गई, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण, एक भी ऐसा केस नहीं है जिसको कि हमारी या तो एजेंसीज जो हैं जिन्होंने ऐसे अनगिनत केसेस बैंक के कर्मचारियों पे, उद्योगपतियों पे, सब पे ऐसे केसेस किए। मैं कहता हूँ कुछ होंगे भी, लेकिन फोन बैंकिंग का ये जो वर्ड है ना, इस तरह से जो लूज टर्मिनोलॉजी, और उसके बाद जो लोगों में भय बैठा है, बैंकर्स में भय बैठ गया। अब वो आज की डेट में, अरे ये तो आप नॉर्मल लोन की बात करें, ये जो एमएसएमई के लिए स्कीम चला रहे हैं ना हम लोग, क्रेडिट गारंटी, जिसमें सरकार गारंटी दे रही है, इसमें भी बैंक्स बड़ी मुश्किल से, बहुत दबाव में वो ये है, और वो भी सरकारी बैंक दे रहे हैं एमएसएमई को लोन, प्राइवेट बैंक नहीं दे रहे हैं।
इस रिपोर्ट में एक और खास बात है कि अब ये जो प्रॉब्लम है ना, रिस्क एवर्स, मतलब जो सरकारी बैंक अभी तक जो है कतरा रहे थे लोग, जो उद्योगपतियों को या आम आदमी या किसी को भी लोन देने में जो कतरा रहे थे, वो अब जो समस्या धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में भी अब देखी जा रही है। और इस खबर का एक और पहलू, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, बैनर हेडलाइन है, आरबीआई फ्लैग स्टॉक मार्केट चेयर वॉर्न्स ऑफ बैड लोन स्पाइक। तो शक्तिकांत दास कह रहे हैं कि देखिए ये बाजार की जो बल्ले बल्ले हो रही है ना, कि 11,000 निफ्टी क्रॉस कर गया, 40,000 के करीब फिर आने लगा है सेंसेक्स, कि अभी देश में सब कुछ ठीक नहीं है। बाजार की बल्ले बल्ले से आप बल्ले बल्ले ना करने लगिए, अभी बहुत दिक्कत में है अर्थव्यवस्था, कर्ज में डूब सकती है अर्थव्यवस्था। देखिए अभी एक तो हम लोग कभी भी स्टॉक मार्केट को अर्थव्यवस्था की जो उस कंडीशन से उसको सीधे जोड़ा भी नहीं जा सकता, जोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़ लेती है ना सरकारें। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इस सरकार ने कम से कम कभी भी शेयर मार्केट को पैमाना नहीं माना। मैं इस बात के लिए तो इनको कम से कम कहना चाहिए, जो सही है वो बोलना चाहिए हमें। और लेकिन स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है कि देखिए तरलता बहुत है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के आयाम है नहीं। आप फिक्स डिपॉजिट्स हों चाहे और म्यूचुअल फंड्स हों, तो मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत कम है। और अब हो क्या रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत है, मार्केट में पैसा बहुत है, लगाने के आपके जो विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट के वो बहुत कम है। तो बहुत ज़्यादा पैसा थोड़े से जो कुछ ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स हैं उनमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको हवा मिल रही है। ये कोई वाइड स्प्रेड जो होता है ना कि पूरे मतलब हर कंपनियों के शेयरों में स्पर्ट देखा जा रहा हो, ऐसा भी नहीं है। ये कुछ चुनिंदा शेयर हैं और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था में सडनली अगर हम देखेंगे एनपीए लेवल्स फिर ऊपर जाते हैं तो ये जो शेयर्स वगैरह ऊपर गए हैं, फिर एक जो है ना ये मंदी का माहौल छाएगा। तो वो लोगों को शायद आगाह कर रहे हैं। कल मुझे लगता है सेबी चेयरमैन ने भी, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, जो मार्केट रेगुलेटर हैं शेयर मार्केट के, उन्होंने भी लोगों को चेताया है कि जरा आप संभल के बाजार में, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें। हम सलाह नहीं देते कि आप कहाँ पैसा लगाएं, ये हमारा काम नहीं है। बिजनेस चैनल्स आजकल सिर्फ यही बताते हैं, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं। ये आरबीआई के गवर्नर का बयान है कि शेयर मार्केट की बल्ले बल्ले से ये मत समझिए कि इकॉनमी की बल्ले बल्ले हो गई है। एक क्विक कमेंट एक और बात पर चाहूंगा, क्योंकि इसी से जुड़ा है और सब अखबारों ने इसे कैरी किया है। बिड टू प्लग IBC loopholes at heart of tussle that led to early पटेल exit। ये दरअसल उर्जित पटेल जो देश के आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने एक किताब लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और उसमें वो क्या कह रहे हैं, ये आईबीसी भी समझा देता हूं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है कि भाई दिवालिया पिट गया, दिवालिया हो गई कोई कंपनी, तो उसके लिए नॉर्म्स क्या होने चाहिए। उर्जित पटेल इसमें यह कह रहे हैं कि 2018 में मैंने साफ कहा था कि कंपनी पैसे नहीं दे पा रही है, उसको दिवालिया घोषित कीजिए, ये 180-365 दिन वाला काम ना कीजिए। और इसी के चलते जो असहमति बनी, मुझे गवर्नर पद छोड़ना पड़ा आरबीआई का। एक क्विक कमेंट चाहूंगा इस पर मैं। देखिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है बेसिकली वही जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, हाँ। एनपीएस, बैड लोन से डील करने के लिए ये कानून लाया गया। तो शायद उर्जित पटेल चाहते थे कि इसके जो नियम या प्रावधान हो वो बहुत कड़े हो, कि हम तुरंत, अगर किसी ने हम लोन अदा नहीं कर रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर, जो हम लोगों ने ये इसमें कुछ ड्यूरेशंस फिक्स की हुई है, 180 दिन के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी है, और या इतने दिन वो अगर बैड लोन नहीं देता है तब उसके बाद ही आईबीसी की प्रोसीडिंग उस पर चलाई जा सकती है, कोई अगर अकाउंट एनपी है। तो शायद वो चाहते थे कि ये जो प्रोविजंस हैं इनको और कड़ा किया जाए, इनको मतलब और स्ट्रिंजेंट होना। भाई पैसे लिए हैं तो वापस दो और वक्त पर दो। और जिन लोगों के खिलाफ ये दिवालिया होने की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उस समय चाहते थे कि उनको इस पूरी जो प्रक्रिया है उससे बाहर रखा जाए। हालांकि बाद में वो सब हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है कि बैकडोर से भी लोग आ जाते हैं कि अगर कर्ज मैंने लिया है, मैं अब दिवालिया डिक्लेयर हो जाऊंगा। कई बार हम बदमाशी भी करते हैं, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो कर्ज दूँ, तो मेरे को दिवालिया आप डिक्लेयर कर दीजिए, मेरी ही कंपनी सस्ते दाम पे
जो कर्ज है उसका सेटलमेंट मैं किसी और तीसरे व्यक्ति से करा के फिर उसका पीछे से मैं बैकडोर से ड्राइविंग करूंगा। तो ये सब इन चीजों को लेके मुझे लगता है उनकी जो है नोकझोंक हुई थी वित्त मंत्रालय उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री को, जिनका वो बात कर रहे हैं अपनी किताब में, हाँ, जिसका पीयूष जिक्र गोयल किया की है। बात कर रहे हैं। हाँ, लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि अरुण जेटली की बात हो रही है। जी जी जी। तो मतलब अब और इन तो वो सब के past बीच है। अब एक और खबर, हम लगातार बात कर रहे हैं, सरकार जो ये है ना असमंजस, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, अलग अलग संकेत मिलते हैं। अब एनपीएज बढ़ जाएंगे, बैंकों पर दबाव बढ़ेगा, भाई पैसा लिया है पैसा वापस नहीं आ रहा है, मॉरेटोरियम की मियाद बढ़ाने की दरकार सब कर रहे हैं, 50% लोन मॉरेटोरियम के तहत आए हुए हैं। अब नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो हैं राजीव कुमार, वो क्या कहते हैं, इकोनॉमी टू स्टार्ट रिकवरिंग इन Q4, 6% ग्रोथ लाइकली इन FY22। अब राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष वो कह रहे हैं देखिए सब ठीक है, चौथी तिमाही में यानी कि साल 2021 की जनवरी फरवरी मार्च में हम पॉजिटिव हो जाएंगे, विकास दर पॉजिटिव में आ जाएगी और अगले साल 6% से हम दौड़ने लगेंगे। असमंजस की बात है ना ये, अभी हमें पता नहीं संकट काल कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। कल वी शेप रिकवरी की बात हो रही है, आज नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कुछ कह देते हैं, आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं भैया सब बल्ले बल्ले नहीं है, स्टॉक मार्केट को देख के मत मानो, अभी बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, कर्ज में दब सकती है पूरी बैंकिंग व्यवस्था। देखिए कितना विरोधाभास है। कल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आई रिजर्व बैंक की, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अभी भी लोगों के बीच में, चाहे वो उद्योगपति हो या आमजन हो, लोग अभी रिस्क एवर्जन है लोगों में, और वो जल्द हाल के दिनों में नियर टर्म में इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत तेजी से होगा, इसको वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। अभी भी ये दिल्ली दूर है। साथ ही लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी बातें जब कही जाती हैं, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि वो 6% का आंकड़ा मतलब किस मतलब कहाँ से वो दे रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने इसके कोई डिटेल नहीं दिए। इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट ये दे देते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी जब पिछले 5 क्वार्टर्स लगातार कॉन्ट्रैक्शन था, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, तो उन्हीं की फिगर्स हैं। तो अब इस साल कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब वो कॉन्ट्रैक्शन का लेवल कितना होगा, माइनस में हम जा रहे हैं। तो अगर माइनस से प्लस की बात वो कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं वो किस तरह से। और मुझे एक और बात लगती है कि इस समय सरकार का सारा ध्यान ये होना चाहिए किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाएं, ना कि इन आंकड़ों की जुमलेबाजी में पड़े कि साहब ये अच्छा हो गया वो अच्छा हो गया। क्योंकि देखिए छोटे मोटे अभी आपको इस तरह के केवल बहुत इनिशियल डेटा है ये। अगर हमारा टैक्स कलेक्शन 80% पे, अरे साहब टैक्स कलेक्शन 80% पे पिछले साल के मुकाबले है ना, वो अगर ऊपर जाएगा 20% अगले साल पिछले साल के मुकाबले, तब तो उसमें हम ग्रोथ मानेंगे ना। अभी तो हम पिछले साल के मुकाबले भी नहीं पहुंचे, और पिछले साल भी जो आपने टारगेट रखे थे उन्हों को आपने मीट नहीं किया था। तो मेरी मतलब मैं तो यही कहूंगा कि इकोनॉमिक्स के हम लोग भी अब स्टूडेंट हो गए, चूंकि वित्त मंत्रालय को कवर करते करते। अच्छा, सरकार को लग रहा है सब कुछ इतना अच्छा है, तो आप, और आपने अभी बोला था तो आप स्टिमुलस और दे दीजिए ना। अगर आपको लगता है 6% क्यों, थोड़ी ग्रोथ और बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है तो स्टिमुलस दे दीजिए। और वो तो आप कर नहीं रहे। इसी में एक और कड़ी जोड़ता हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। कल देश के जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, उन्होंने 9 राज्यों के साथ मुलाकात की, बैठक की। हेडलाइन क्या है, आइसोलेटेड लॉकडाउन्स नॉट इनफ, सेंटर। केंद्र बता रहा है इन 9 राज्यों को। इन 9 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? चीफ सेक्रेटरी से बात की, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम। उनको कहा जा रहा है कि देखिए आप आइसोलेटेड लॉकडाउन कर रहे हैं ना, आज से लॉकडाउन हो गया जहां मैं बैठा हूं नोएडा में, उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन है। तो ये ऐसे मतलब तोड़ तोड़ के 2 दिन लॉकडाउन कर दिया, 5 दिन फिर खुले आप घूमिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। टेस्टिंग किट्स मुहैया कराइए और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग कीजिए, तब काम बनेगा। ये नहीं 2 दिन बंद कर दिया 5 दिन खोल दिया। ये कैबिनेट सचिव कह रहे हैं। देखिए लॉकडाउन की शुरुआत तो केंद्र सरकार ने ही की थी, लेकिन उस समय वो इसका जो वो
उसकी वजह बताते हैं वो लोग, यही कहते हैं कि चूंकि हमने वो समय लिया था तैयारियां, एक तरह से एक माहौल बनाने का कि क्या क्या ज़रूरत होगी, अस्पताल उस लेवल पे तैयार नहीं थे, हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ या इक्विपमेंट्स या पीपीई किट, मास्क, तो वो पूरी तैयारी करने के लिए वो इनिशियल लॉकडाउन्स थे। और अब उनका जो ज़ोर है, जो मुझे लगता है उनकी बात से समझ में आता है, वो ये कह रहे हैं कि आप सॉल्यूशन की तरफ देखिए और लॉकडाउन को सॉल्यूशन मत मानिए। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करिए, अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अस्पतालों में जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए और उसकी रोकथाम पे ध्यान दीजिए। और ये जो छोटे-छोटे वीकेंड वाले लॉकडाउन कर रहे हैं, इनसे शायद उनका इशारा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका अंत नहीं होगा। प्रॉब्लम को आपको जो है उसका सॉल्यूशन इस तरह से निकालना होगा। टेस्टिंग बढ़ाइए, अस्पतालों में सुविधाएँ बढ़ाइए, क्वारंटाइन सेंटर्स बढ़ाइए। तो मुझे लगता है, और इसकी वजह एक और है, केंद्र की चिंता एक और है, क्योंकि क्या हो रहा है कि संदीप, इन लॉकडाउन से जो इकोनॉमी में भी डिस्रप्शन आ रहा है। तो मुझे लगता है भारत सरकार की चिंता वहाँ से भी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में जो इनिशियल स्पर्ट आया था ना, एकदम से लॉकडाउन जब हम लोगों ने ढीला किया था या खोला, तो अनलॉक हुए, जब हिंदुस्तान अनलॉक हुआ, जब तो वो जो इनिशियल स्पर्ट था, अब हम देख रहे हैं उसमें भी ब्रेक लग रहे हैं अनेकों प्रकार के। और इसी ब्रेक में देखिए, अब हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है ये, डोमेस्टिक एयर ट्रेवल कर्ब्स नाउ टिल नवंबर 24। हवाई यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो कंपनियां हैं, एविएशन कंपनियां, वो 45% जितने लोग आप एक एयरप्लेन में ले जा सकते हैं उसका 45% ही अलाउड है। और आप क्या किराया ले सकते हैं आपसे, मुझसे, आम दर्शक से, आम कंज्यूमर से, उस पर भी प्रतिबंध, पाबंदियां, उसकी सीमा तय की गई है। अब सरकार की तरफ से क्या बयान आया है, ये 24 नवंबर तक जो कर्ब्स हैं वो बने रहेंगे, 45% से थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। पर ऐसा नहीं है कि हवाई सेक्टर जो है, एविएशन सेक्टर जो है, वो पूरी तरह से अभी खोल दिया जाएगा। साफ सरकार ये कह रही है। ये हम मान लें कि इससे इसका साफ इंडिकेशन है कि मतलब अभी कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो रहने वाला है। और अब हो क्या गया है कि ये छोटे शहरों में, प्रदेशों में फैल रहा है, गाँव तक जा रहा है। तो उनका इस जो उन्होंने इस पूरी जो रूल रेगुलेशंस हैं, इनको जो बढ़ाया है 24 नवंबर तक एविएशन कंपनीज़ के लिए, तो मुझे लगता है एक स्वाभाविक है कि ये एविएशन कंपनीज़ के लिए तो आने वाला समय भी, मतलब नवंबर तक तो आप पक्का ही मान लें, और उसके बाद भी तभी अच्छा होगा जब कोविड-19 अगर थमता है या वैक्सीन आ जाती है, तो उनके लिए ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि आज ही मैं एक और खबर पढ़ रहा था कि अभी जो रेगुलेटर है, एविएशन रेगुलेटर, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने इन एविएशन कंपनीज़ को बोला है कि जो उनके कुछ जहाज़ हैं जो बहुत दिनों से चले नहीं है, या जो रिफर्बिश होके आए हैं, दोबारा इंजन उसमें जो ओवरहॉल करके लगाया गया है, अगर उनको कुछ एक सर्टेन ड्यूरेशन तक नहीं ऑपरेट किया गया है, तो उनको बढ़िया से उनकी बारीकी से जांच करें, ताकि ऐसा ना हो कभी वो उनमें कोई हादसा हो जाए उनकी इस वजह से। तो एविएशन कंपनीज़ पे प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि वो किराया नहीं बढ़ा सकते, ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं उड़ा सकते, ज़्यादा लोगों को लेके नहीं जा सकते, तो उनके रेवेन्यूज़ आएंगे कहाँ से। और एक और बात कि एविएशन टरबाइन फ्यूल के रेट्स भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके ऊपर लगातार जो है मतलब एविएशन कंपनीज के लिए तो चुनौती बहुत बड़ा, एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। लेकिन एक पॉजिटिव खबर भी है, इसको आप समझाइएगा दर्शकों को। टाइम्स ने अपने बिजनेस पेज पर यह छापी है, एप्पल वाइडन्स इंडिया ऑप्स, स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन 11। अब आईफोन 11 भारत में इसका उत्पादन शुरू हो रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कैसे छापी है, एप्पल बिगिंस शिफ्ट टू इंडिया विद आईफोन 11। आईफोन 11 का उत्पादन अब चेन्नई के पास एक जगह है, वहां पर ये शुरू करने वाले हैं। वैसे आईफोन 7, आईफोन 6s और आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन, ये भारत में उत्पादन इनका किया गया था। लेकिन आईफोन 11 का उत्पादन भारत में होना, इस खबर के क्या मायने हैं सिद्धार्थ? देखिए, मैं इस एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं संदीप, कि एप्पल आज से 4 साल पहले 2016 में उसने हिंदुस्तान में आने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, तब एक FIPB एक बोर्ड था,
जो कि विदेशी निवेश के जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे, जो इस तरह के जो भी कोई लोग आना चाहते थे, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो उसके रूट उनको उसके थ्रू एक अप्रूवल मिलता था। तो एप्पल चूंकि स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत लेटेस्ट फ़ोन्स माने जाते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं, तो उन्होंने वो स्टाइल हिंदुस्तान की स्टेटमेंट जी है। हाँ, तो स्टाइल, हाँ ठीक बात है। तो संदीप, उन्होंने वो कई कंसेशंस मांग रहे थे कि साहब हमको टैक्स हॉलिडे दे दिया जाए या कुछ और अन्य तरह के कंसेशंस की, ज़मीन सस्ते दरों पे मिल जाए, तो मतलब कुछ कंसेशंस वो मांग रहे थे। तो तब की यही सरकार थी उस समय, मैं मान, और आज के मैं नाम भी ले देता हूँ, अब वो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा था, उन्होंने ये तर्क देके इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी कि साहब आप आइए, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करिए, हिंदुस्तान में अपना प्लांट लगाइए, उसके बाद आप कंसेशन मांगिए तो हम तैयार हैं। आपका फ़ोन तो हिंदुस्तान में आज भी बिकता है ना, तो आप बेच ही रहे हैं, आप बेचते रहिए, तो ऐसे में हम आपको कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। तो संदीप, तब जो हमने स्टैंड लिया कि आइए हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगाइए, तब हमसे आप अगर कंसेशन की अपेक्षा करेंगे तो हम देंगे। तो देखिए कितना बड़ा समय है संदीप, 4 साल लगा। ये हम लोग सोचते हैं ना कि आज हमने कोई पॉलिसी बनाई और कल ही जो है हमें उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो इतना आसान नहीं है संदीप। कि अमेरिका के लिए रेड कारपेट बिछा दिया और वो सीधा निवेश, कल से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारतीय जमीन पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है संदीप। ये केस प्रधानमंत्री मोदी की डायरेक्ट, उन्होंने इसमें इंटरवीन किया था, लेकिन वो तब के उस समय के जो डिसीजन था सरकार का, तब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी इसमें इंटरवीन किया था और उन लोगों ने ये तर्क दिया था, ये समझाया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस तर्क को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हमारा जो ये तर्क है, हम जो किस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, तब से अब तक आने में उनको 4 साल लगे, लेकिन अच्छी बात है संदीप कि एप्पल हिंदुस्तान में आ रहा है, और इसको देख के अन्य यूएस की कंपनीज, दुनिया की और देशों की बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आएंगी। आपने बहुत अच्छा समझाया सिद्धार्थ। देखिए, बहुत से लोगों को और उनकी जायज़ चिंताएं होती हैं, सवाल होते हैं कि देखिए अमेरिका क्यों करने लगे, अमेरिका आएगा हमें लूट लेगा और ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आपने शक्तिकांत दास का उदाहरण दिया है कि एप्पल कंसेशंस चाह रहा था, रियायत चाह रहा था, उनको कहा गया आइए बी माई गेस्ट, भारत में फैक्ट्री लगाइए, उत्पादन शुरू कीजिए। अब उस फैक्ट्री में काम कौन कर रहे हैं, मालिक चाहे एप्पल हो, लेकिन काम करने वाले तो भारतीय हैं ना, उनको रोजगार भी मिल रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो अगर हम अपने हित साधें तो हम बाहर से निवेश भी ला सकते हैं और इसमें देश की संप्रभुता, हमारी सॉवरेंटी, हमारे हितों का कहीं कोई नुकसान भी नहीं होता है। जी सर। और इसी से जुड़ी आखिरी खबर, अब ये थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में समझाइएगा, ये भी दर्शकों को समझाना ज़रूरी हो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई, यूएस अप्स एंटे अगेंस्ट चाइना। मतलब दरअसल उनके विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं वहाँ पर, वो ये कह रहे हैं चेंज चाइना और इट विल चेंज अस, कि चीन को बदलो, इनकी घेराबंदी करो, इनको सुधारो, वरना ये हमें बदल देंगे। ये मतलब बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट दिख रहा है यूएस की पॉलिसी में। बिल्कुल, और शिफ्ट अब तो हो चुका है मुझे लगता है, क्योंकि अब तो लड़ाई यहाँ तक आ गई है कि चीन और अमेरिका ने एक दूसरे के मतलब दूतावास भी बंद कराने, एक दूसरे के दूतावास भी बंद करने की जो है शुरुआत कर दी है। एक शायद ह्यूस्टन में चीन का दूतावास बंद हुआ है और उन्होंने, अमेरिका को चीन ने बोला है कि आप चेंगडू में जो है अपना दूतावास बंद कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और अब हमको लगता है और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है अमेरिका चीन पे लगाए, चीन अमेरिका पे लगाए। और कल माइक पोम्पियो ने एक बात जो आप बोल रहे हैं ना कि अब दुनिया को इकट्ठा होना होगा, मुझे लगता है कि ये समय बहुत अच्छा है, हमारे लिए माकूल है, जब हमारा भी इस समय चाइना के साथ बॉर्डर हमें अपने हित साधने का मौका मिल रहा है। जी, और सब पूरी दुनिया इस समय चाइना के खिलाफ है, चाहे वो यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, जर्मनी हो, तो पूरी एक दुनिया की अभी रूस पर निगाहें हैं, रूस क्या करेगा जी। रूस की पींगें बहुत बढ़ती जा रही हैं चीन के साथ। हाँ, रूस है, और चाइना ने अभी ईरान को भी अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि देखिए
इकोनॉमिक पावर तो है ही ना चाइना, और आज भी वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, तो इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और माइक पॉम्पियो का एक और स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा था जब सन 71 या 72 में जब हमने इनको चाइना के साथ दोबारा रिश्ते जोड़े तो हमको तभी लगा था, तब के ही शायद उनके यूएस प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, रूजवेल्ट थे या कोई थे, जिन्होंने बोला था कि हमने चाइनीज की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, रिचर्ड निक्सन थे शुरुआती 70 के दशक में। हाँ, तो रिचर्ड निक्सन, तो उन्होंने बोला था कि हमने जो है एक दानव को जो है न्योता दे दिया है। तो वो तब भी जानते थे कि चाइना के साथ अगर हम संबंध बढ़ा रहे हैं या सुधार रहे हैं तो हम जो है आने वाले समय में हो सकता है समस्या को न्योता दे रहे हैं। और हेनरी किसिंजर ने, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, काफी कुछ लिखा है, किताबें लिखी हैं, वो बड़े पुराने चाइना चले गए थे। हाँ, वो चुपचाप पाकिस्तान से चाइना की यात्रा पे चले गए। तो वो सब पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। बट अच्छी बात है, मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ हिंदुस्तान के लिए, कम से कम अपनी स्ट्रेटजीज को हर फ्रंट पे, इकोनॉमिक, मिलिट्री, चाहे डिप्लोमेटिक, हम अपनी स्ट्रेटजीज को रिवर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमारे लिए तो हमको इससे फायदा ही होगा। हम अपने आप को मजबूत करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, मिलिट्रीली हो, चाहे डिप्लोमेटिकली हो। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह, आसान, सीधी सादी और सरल भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए। तो इस हफ्ते आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।